नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एनडीए का पूरा समीकरण ही बदल गया है, तो सवाल ये उठता है कि नया क्या है। उस पर बात होगी। चर्चा ये भी होगी कि जो नया बना है उसका क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में जो कैबिनेट रिसफल होने जा रहा है उस पर। इसके साथ ही जो कुछ बदलाव हुआ है उसकी वजह से नंबर 1 कौन हो गया है और नंबर 2 कौन हो गया है और तीसरे पायदान पर कौन खिसक गया है, और ये जो खिसकाव हुआ है इस खिसकाव का क्या असर पड़ने जा रहा है, खास तौर से तब जब बीजेपी इस जुगत में लगी हुई है कि वो न सिर्फ 2/3 का बहुमत जुटा ले, बाकी साथ ही साथ वह यह भी कर ले कि फिर उसे आगे इस बात का कोई तनाव न रहे पार्टी के लिहाज से कि साहब उसके पास जो है 240 का ही संख्या बल है, और फिर उसे जो है इस अपने बहुमत के लिए, खास तौर से जो एक साधारण बहुमत चाहिए सरकार चलाने के लिए, उस बाबत उसे किसी और पर निर्भर रहना पड़े। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो तमाम सारी चीजें बदली हैं। तो वो बदलाव जो है उसको थोड़ा समझेंगे। इसके अलावा टीएमसी की तरह जिस पार्टी में एक बड़ी टूट होने जा रही है वो भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण वहां भी टीएमसी वाला माहौल बन गया है। तो पहले यही जान लेते हैं कि कौन सी पार्टी है, फिर आते हैं जो कुछ समीकरण बदला है उस पर। देखिए, बात हम लोग यूबीटी की कर रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि वहां एक बड़ी टूट फूट होने जा रही है। उस टूट फूट पर एक तरह से कहा जाए कि तकरीबन जो खबरें हैं वो मुहर लगा रही हैं, और वो संभावित भी था। पिछले आप देखिए 1.5 साल से ये बात लगातार चल रही थी कि वो लोग एकनाथ शिंदे के संपर्क में, हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस बात से इनकार कर दिया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, वो इस बाबत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ एनडीए के भीतर बातचीत हुई होगी जिसके लिहाज से ये कहा गया होगा कि आपको कोई बयान नहीं देना है। तो खैर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है 14 विधायक और 6 से 7 सांसद जो है वो यूबीटी से अलग हो रहे हैं। अब ये जो अलग हो रहे हैं तो पूरी संभावना ये है कि जाकर जुड़ेंगे कहाँ, ये जो नेशनलिस्ट सिटीजनशिप पार्टी ऑफ इंडिया है वहाँ लग रहा है कि वहीं जाकर कुछ मेल मिलाप होगा। क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो पार्टी है ये पार्टी एक तरीके से आप ये कहें कि बनी ही, हम कहें या बनाई ही गई इस लिहाज से है ताकि जो इस तरह का मामला हो उस मामले को सीधे वहां ले जाकर मर्ज करा दिया जाए, ताकि ये जो ऑपरेशन लोटस वोटस वाला मामला है वो ना हो पाए। तो खैर ये अपना मानना है, हो सकता है वो लोग एकनाथ शिंदे के साथ ही जुड़े, लेकिन एकनाथ शिंदे की चुप्पी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उनका विलय इसी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में होने जा रहा है, जहां टीएमसी के बागी जो है विधायक और सांसद पहुंचे हैं। अब जो दूसरी कहानी है वो है एनडीए के समीकरण वाली, जो इसी एनसीपीआई से जुड़ी हुई है। ये वही राजनीतिक दल है जहां 22 सांसद टीएमसी के और तकरीबन 60 विधायक टीएमसी के जाकर जुड़े हैं, या आप एक तरह से कहें जो जाकर इसमें शामिल हो गए हैं, और ये एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए यहीं से पूरा खेल जो है बदल गया है, क्योंकि जो एनडीए है उस एनडीए के अगर आप घटक दल को देखें तो इस एनसीपीआई से पहले सबसे बड़ा घटक दल कौन हुआ करता था? चंद्रबाबू नायडू, उनके 16 सांसद, और उसके बाद में जदयू का नंबर आता था जिसके 12 सांसद हैं। लेकिन एनसीपीआई के आने के बाद से कहानी बदल गई है। अगर हम ये मानकर चलें कि सिर्फ टीएमसी के ही वहां सांसद रहेंगे तो भी ये सबसे बड़े दल के रूप में हो गई है। अगर एनडीए के आप ये कहें कि साझीदार के तौर पर देखें तो इनके 22 हैं, उस लिहाज से नंबर 1 वाली जो पोजीशन चंद्रबाबू नायडू के पास थी वो अब चली गई है, वो नंबर 2 पे आ गए हैं। और नीतीश बाबू जो नंबर 2 पर हुआ करते थे वो अब नंबर 3 पर चले गए हैं एनडीए के घटक दल में। आप देखें अगर एमपी की जो संख्या है उस लिहाज से, और नंबर 1 पर कौन आ गया है? एनसीपीआई, जिसके पास 22 सांसद बताए जा रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे वाले भी जुड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे, और जिन 3-4 की संभावना आने की है
टीएमसी से, और अगर वो भी आ जाएंगे तो तकरीबन यहाँ 30-32 हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पूरा समीकरण जो है वो बदल गया है एनडीए के भीतर घटक दलों का। एक बात। दूसरी बात, इसके जरिए आप एक तरह से कहें कि बीजेपी को एक ये भी हो गया है कि हाँ, उसके पास अब एक बड़ा घटक दल है, जिस घटक दल के सहारे वो अपनी जो उनकी कहा जाता है ना कि जब जिसका मन करता है नाराज हो जाता है, तो नाराजगी वाला मसला भी नहीं रहेगा। और जो 2/3 वाला मामला है, उस मामले की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। उस समीकरण पे हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, इसलिए उस पर अभी नहीं जाएंगे। अब आते हैं उस मसले पर जो सीधे तौर पर इससे जुड़ा हुआ है कि कैबिनेट रिसफल में इसका क्या असर पड़ेगा। अभी तक यह माना जा रहा था कि जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों का संख्या बल बढ़ेगा मंत्रिमंडल में, जिसमें चंद्रबाबू नायडू का भी था और जिसमें जदयू का भी था, रामदास अठावले का भी था, सबका था, यानी जो घटक दल है। प्रश्न यह है कि क्या अब ये जो फेरबदल हुआ है, इस फेरबदल के बाद भी कैबिनेट रिसफल में खास तौर से चंद्रबाबू नायडू और जदयू की वही हिस्सेदारी रहेगी? क्योंकि देखिए, इतना तो तय माना जा रहा है कि ये जो नया अब घटक दल आया है, इस घटक दल में एक तो सुदीप बंदोपाध्याय ये मंत्री बनेंगे, उसके साथ एक और बनेंगे, 2 लोगों को माना जा रहा है कि मंत्री बनेंगे। तो 2 लोगों की बेंच तो पहले भरने जा रही है। तो अब जब ये बेंच भर जाएगी तो बाकी जो लोग को माना जा रहा था कि वो आएंगे, तो क्या उनकी भी जरूरत रहेगी? देखिए, अगर आप चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का मामला एकदम अलग है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसे थोड़ा समझिए। बावजूद इसके कि एनडीए का समीकरण बदल गया है, बावजूद इसके कि चंद्रबाबू नायडू घटक दल के लिहाज से नंबर 2 पे चले गए, यानी सांसदों की संख्या बल के अगर हिसाब से देखें, ठीक बात हो, नंबर 2 पे है, लेकिन जो दक्षिण का मिशन है, उस दक्षिण के मिशन के वो प्रहरी हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू जो है, उनका आप एक तरह से कहें कि किसी भी तरीके से ना तो कोई कद घटने वाला है और ना ही जो उनका अपना मंत्रिमंडल वाला मसला है वो कम होने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर होगी, एक पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग का मसला चलता है, वो बार्गेनिंग अब नहीं हो पाएगी। अब अगर कोई सोचे कि बीजेपी से बार्गेनिंग कर पाएगा तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस बार्गेनिंग को एक तरह से कहा जाए कि इन लोगों ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। जिस तरह की परिस्थितियां भाजपा ने पैदा की हैं, ये परिस्थिति ही है कि एक नई पार्टी आ जाती है 2-3 साल पुरानी, और फिर उसमें जो सांसद टूट रहे हैं उनका विलय हो रहा है। कमाल की बात देखिए कि ये एकनाथ शिंदे की तरह या अजीत पवार की तरह पार्टी का दावा नहीं कर रहे हैं कि टीएमसी हमारी है। जैसे एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना हमारी है, अजीत पवार ने कहा कि ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ये हमारी है। छीन लिया इन्होंने, यानी एकनाथ शिंदे ने भी छीन लिया शिवसेना को, उधर आप देखिए अजीत पवार ने भी छीन लिया घड़ी, और इन्होंने भी सिंबल छीन लिया। लेकिन टीएमसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, यानी जो टीएमसी से बगावत की उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये सीधा सीधा लगता है कि ये मोदी शाह का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गेम है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स बड़ी क्रूअल होती है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है साहब, जब चीजें जो है अपने हिसाब से बैठती। फिर वो नायडू साहब हो या कोई और, यही चंद्रबाबू नायडू हैं जो अभी आप देखिए 18 में छोड़कर चले गए थे इसी एनडीए को, इन्हीं नरेंद्र मोदी को। वो तो बाद में पवन कल्याण के प्रयास से जो है ये पैक्ट हो पाया, नहीं तो आपको ख्याल होगा कि 2019 में चंद्रबाबू नायडू बाकायदे राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने में लगे हुए थे और हराने में लगे हुए थे कि इस बार तो नरेंद्र मोदी को पटखनी दे ही देनी है। तो कहना यह है कि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बड़ी क्रूअल होती है, और उस क्रूअल्टी के लिहाज से अगर आप देखें, उस क्रूरता के लिहाज से अगर आप देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये सिर्फ 2/3 बहुमत में ही नहीं लगे हुए हैं, ये इसमें भी लगे हुए हैं कि कोई आर्म ट्विस्टिंग ना हो, और साथ ही साथ यह भी रहे कि सबका जो है अपना, जो आप एक तरह से कहें सम्मान वाला मसला है, वो सम्मान वाला मसला भी बना रहे। क्योंकि देखिए,
ये एनडीए है, यहाँ तो वो राहुल गांधी की तरह नहीं होता है ना, जिससे राहुल गांधी बैठा के सबको डिक्टेट करते हैं, मानो वो सबको ककहरा पढ़ा रहे हों। इसीलिए पिनारी विजयन का भी आप देखिए स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के रहते हुए ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, मजबूत नहीं हो सकता, ये कमजोर ही रहेगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एनडीए में नहीं है। एनडीए में तमाम सारी कोशिशें बीजेपी कर रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो अपने सहयोगियों का पूरा सम्मान भी कर रही है। तो इसीलिए भले ही यहाँ समीकरण बदले हों, नंबर 2 जो है, नंबर 1 जो है वो नंबर 2 हो गए हों और नंबर 2 नंबर 3 हो गए हों, लेकिन इसके बाद भी पूरा जो आप ये कहें कि एनडीए का कुनबा है वो एकजुट है, एक साथ खड़ा है इस बात को लेकर कि हमें 2/3 बहुमत के साथ डिलिमिटेशन बिल को पास करवाना है। और इतना ही नहीं, जो भी बिल लाएगा उसमें नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।